हेलो। एक बार फिर से आप लोगों का केमा सूत्रा में स्वागत है। हम लोग पिछले लेक्चर में बैक बॉन्डिंग पढ़े थे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं कि क्या था उसमें। और मैंने उस दिन बात कही थी एक तो कि मैं एक ऐसे कंपाउंड के बारे में बताऊंगा, एक ऐसा कंपाउंड है जो कि सारी जो है शर्तों को फॉलो करता है बैक बॉन्डिंग होने के लिए, इसके बावजूद बैक बॉन्डिंग नहीं शो कर पाता है। तो सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं कि वो कौन सा था। ठीक है, तो देखिए कौन सा है। BeCl2 की बात हम कर रहे थे। ठीक है, ये BeCl2 है। ठीक है, इसके बारे में आप देखिए कि सारी शर्तें कैसे फॉलो कर रहा है। ठीक है, देखिए पहला कंडीशन, पहली कंडीशन कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, और जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम उसके पास लोन पेयर होना चाहिए, उसकी साइज छोटी होनी चाहिए। क्लोरीन की बात हो रही है यहाँ पे, तो पहली कंडीशन फॉलो कर रहा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन पे आते हैं। सेकेंड कंडीशन थी कि जो भी हमारा सेकेंड एटम जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है उसके पास जो है वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। बेरिलियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, सेकेंड कंडीशन फॉलो कर रहा है। थर्ड कंडीशन थी इसकी कि एक सेकेंड पीरियड का होना चाहिए, दोनों में से कोई एक एटम सेकेंड पीरियड का होना चाहिए, और दूसरा एटम जो सराउंडिंग एटम है या सेंट्रल एटम है, जो बचा हुआ एटम है, वो या तो सेकेंड पीरियड का हो और थर्ड पीरियड का हो। तो देखिए ये सेकेंड पीरियड का है और ये थर्ड पीरियड का एटम है, तो यानी कि तीसरी कंडीशन भी फॉलो कर रही है, तीनों कंडीशन फॉलो कर रही है। और एक कोई कंडीशन थी क्या BeCl2 में, देख लीजिएगा अगर और कोई कंडीशन थी, यानी कि बैक बॉन्डिंग की सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आगे चल के देखते हैं कि जो ये सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसके बावजूद ये बैक बॉन्डिंग शो नहीं करता है, इसके बाद भी ये बैक बॉन्डिंग को शो नहीं करता है। ठीक है, बैक बॉन्डिंग शो नहीं करता है, क्यों? अब बात आती है कि बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं शो कर रहा, जबकि ये बैक बॉन्डिंग की सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, इसके बाद भी ये बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं शो कर पा रहा है। ठीक है, तो ये देखते हैं इसकी बात क्या बात है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो बी है ये बहुत हाईली मेटालिक कैरेक्टर होता है, हाईली मेटालिक कैरेक्टर होता है इसका। अब जो हाईली मेटालिक कैरेक्टर होने की वजह से क्या कहता है, ये किस समाज से जुड़ा हुआ है, हाईली मेटालिक कैरेक्टर समाज से जुड़ा हुआ है, तो ये कहता है ये बोल रहा है कि भाई मैं तो जो है इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता हूं, मैं जो है Cl का जो है इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता हूं, ये इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता। ये अपने मेटालिक कैरेक्टर की वजह से जो भी हाईली मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की नहीं होती है, बल्कि देते हैं वो इलेक्ट्रॉन सॉरी, समझे? तो इस वजह से जो ये हाईली मेटालिक कैरेक्टर शो कर रहा है, एक तरीके से इस तरीके से बात समझिए कि एक ये जो है बहुत ही रूढ़िवादी समाज से जो है जुड़ा हुआ है बेरिलियम, बहुत ही रूढ़िवादी समाज से जुड़ा हुआ है बेरिलियम। ये जो है क्लोरीन से प्यार तो कर रहा है, लेकिन क्या कह रहा है, कहता है कि भाई देखो मैं जो है तुमसे बेशक प्यार करता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी कमाई पे अपनी जिंदगी बसर करूं ये मुझसे गवारा नहीं होगा, समझे? तो इस तरीके की सोच से जो है ग्रसित है, जिसकी वजह से जो है ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को नहीं ले रहा है। समझ में आई क्या बात थी कि जो हाईली मेटालिक कैरेक्टर होने की वजह से ये सब कुछ सारी कंडीशंस फॉलो करने के बावजूद भी बैक बॉन्डिंग शो नहीं करता है। तो और मैं आपको बताता हूं क्लोरीन इसमें जो है ना, क्लोरीन के साथ बड़े जाती हुई यहाँ पे क्लोरीन ने एक शेर लिखा है इसके लिए। क्लोरीन ने एक शेर कहा था, क्लोरीन ने कहा कि तो इस शेर याद आता तो मैं आपको बताता हूं क्या था कि वो कहती है, क्लोरीन कहती है कि इश्क एक ही जात में हो जरूरी है क्या, इश्क एक ही जात में हो जरूरी है क्या, मंजूरी हर एक बात में हो जरूरी है क्या, मंजूरी हर एक बात में हो जरूरी है क्या, आज रिश्ता दोनों तोड़ने पे आ चुके हैं, आज रिश्ता दोनों तोड़ने पे आ चुके हैं, मगर दोनों एक ही हालात में हो जरूरी है क्या। साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। समझ में आया? तो ऐसा क्लोरीन ने लिखा था जब उसके साथ धोखा हुआ था। चलिए आज के हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। क्या है हमारा टॉपिक, वो इस पर ध्यान दीजिए, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट होते रहना चाहिए। आइए देखते हैं क्या है अगला टॉपिक हमारा। अगला टॉपिक है हमारा ब्रिज बॉन्डिंग। ठीक है, क्या है ब्रिज बॉन्डिंग। देखिए उससे पहला जो क्वेश्चन में समझाया होगा, जो पहली बार जो है देख रहे होंगे वीडियो को उनको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा होगा। तो इसके लिए पहला लेक्चर आप पहले जाकर के देखिए, सारी कंडीशंस क्या थी बैक बॉन्डिंग की, उसमें पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, आपको तुरंत वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें।
ठीक है। अब देखिए कि ब्रिज बॉन्डिंग जो है, इसमें आप ये देखें तो सबसे बड़ा तो जो है, पहले जो अगर हम किसी भी चीज को समझने की कोशिश करें ना, तो हमको वर्ड से उसकी काफी जानकारी मिल जाती है। तो अगर हम ब्रिज वर्ड को उठा लें, तो ब्रिज वर्ड का मतलब होता है ना पुल, ठीक है। और पुल करता क्या है कि दो किनारों को जोड़ता है, ठीक है। क्या करता है, ये दो किनारों को जोड़ता है। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम इसके बारे में सोचे, तो एक चीज हमको ये पता चल रहा है इसके लिए ब्रिज बॉन्डिंग के बारे में, कि कोई दो एटम को कोई तीसरा एटम जो है ब्रिज की तरीके से जोड़ रहा है। समझ में आई बात? यानी कोई दो एटम को कोई तीसरा एटम ब्रिज की तरीके से जोड़ रहा है। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी, इसके वर्ड से समझ में आ रही होगी इतनी बात। अब देखते हैं आगे की क्या बातें हैं इसमें ब्रिज बॉन्डिंग, ठीक है। तो पहली बात जो इसकी होती है ना, जिसकी पहली बात है कि बहुत ही रेयर होता है, ठीक है, बहुत ही रेयर बॉन्डिंग है। अब देखिए रेयर बॉन्डिंग है, क्यों रेयर बॉन्डिंग है, ये देखिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिग्मा जो है, सिग्मा बॉन्ड की शेयरिंग होती है, ठीक है। शेयरिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड होता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे शेयरिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड होता है। थ्रू पी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो इसमें जो रियल बात है वो है कि सिग्मा बॉन्ड की तो शेयरिंग हो रही है, सही सी बात है, सिग्मा बॉन्ड की शेयरिंग हो रही है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, लेकिन कैसे हो रही है, थ्रू पी ऑर्बिटल हो रही है। ये इस बात को काफी खास बना देता है, इसलिए जो है ये रेयर बॉन्डिंग होती है। इसलिए क्या होता है कि ये रेयर बॉन्डिंग होती है। और देखिए आगे की, अच्छा कुछ लोग हो सकता है शायद समझ में ना आ रहा हो, तो मैं उसको और अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ कि शेयरिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड थ्रू पी ऑर्बिटल रेयर कैसे हो गया, ठीक है। अब देखिए कि अगर पी ऑर्बिटल होते हैं, किस तरीके से होते हैं, ये एक पी ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरा पी ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। ऐसे ही होता है पी ऑर्बिटल ऐसे ही होता है, ठीक है। अब जब इन दोनों की ओवरलैपिंग होती है, तो आप देखिए ये ओवरलैपिंग कैसी ओवरलैपिंग है, इक्विटोरियल ओवरलैपिंग है, इक्विटोरियल ओवरलैपिंग, ठीक है। अब इस इक्विटोरियल ओवरलैपिंग में होता है क्या है कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कैसा होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, सिग्मा बॉन्ड की शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो रहा है थ्रू पी ऑर्बिटल। मतलब कि ऐसा तो नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है, यानी इससे तो कुछ डिफरेंट हो रहा है। और जो डिफरेंट हो रहा है वही रेयर है। वो देखिए वो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए, स्क्रीनशॉट लेते जाया करिए। देखिए यहाँ पे रेयर क्या हो रहा है कि दो ऑर्बिटल तो हैं, ठीक है, ये एक्सियल ओवरलैपिंग होती है यहाँ पे, पाई ऑर्बिटल के पी ऑर्बिटल के थ्रू एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है। कैसी ओवरलैपिंग हो रही है, एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, समझे। ये जो है इसको खास बना देता है। ये बहुत कम होती है ओवरलैपिंग, ये काफी रेयर ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से जो है इसको कहा जाता है कि ये रेयर बॉन्डिंग होती है, बहुत कम जगह मिलती है, ठीक है। और देखिए इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया कि यहाँ पे शेयरिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड थ्रू पी ऑर्बिटल की बात समझ में आई कि क्या चीज है, ये पूरी बात समझ में आ गई। शेयरिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड थ्रू पी ऑर्बिटल क्या अलग है इसमें। अब चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं कहाँ पे होगी ये, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन का आंसर हमको मिलना है कहाँ पर होती है। देखिए पहली बात कि जहां पेयर मतलब ये कंडीशन तो होनी चाहिए कि बैक बॉन्डिंग नहीं फॉलो करना चाहिए, ठीक है, बैक बॉन्डिंग फॉलो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यानी इसको लिख सकते हैं, बैक बॉन्डिंग नहीं फॉलो करनी चाहिए, लिख सकते हैं एब्सेंस ऑफ बैक बॉन्डिंग, ठीक है, एब्सेंस ऑफ बैक बॉन्डिंग, ठीक है। अब देखिए एब्सेंस ऑफ बैक बॉन्डिंग है, इसमें एब्सेंस ऑफ बैक बॉन्डिंग है। और क्या है इसमें बात देखिए, अगर जैसे कि मान लो जैसे इसमें इसका एग्जांपल देखते हैं कि इसमें जो है हो रहा है तुम्हारा बॉन्डिंग, ठीक है, वो है BH3, ठीक है। BH3 जो होता है वो ब्रिज बॉन्डिंग का एग्जांपल होता है, ठीक है। अब इसमें देखो किस तरीके से होता है, समझने को सकता है कि 2BH3 है, क्यों जो, अच्छा रुको इससे पहले एक बात और सुनो,
एब्सेंस ऑफ बैक बॉन्डिंग होती तब होती है, और होती किस तरीके से है, देखिए कि बैक बॉन्डिंग में क्या होता था कि जो उसके सराउंडिंग एटम होते थे या सेंट्रल एटम होते थे वो उसको बैक साइड से इलेक्ट्रॉन्स को देते थे। इसमें चीज नहीं हो पाता है, इसमें ये बात नहीं हो पाती। तो इसमें ये क्या करता है कि अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल से ये बॉन्डिंग कर देता है, यानी कि BH3 अगर है तो दूसरा एक मॉलिक्यूल आएगा BH3, उसके साथ जो है ये बॉन्डिंग बना लेगा और जो है ये शो करेगा ब्रिज बॉन्डिंग। समझ में आया? क्या शो करेगा? ब्रिज बॉन्डिंग शो करेगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि ब्रिज बॉन्डिंग कैसे ब्रिज बॉन्डिंग हो रही है, कि यहाँ पर जो है बैक बॉन्डिंग क्या होता था कि उसके अपने ही जो है, एक तरीके समझिए कि कुछ ऐसा केस है कि एक इंटरमॉलिक्यूलर है तो दूसरी इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है। समझ में आया? एक इंटर है तो दूसरी इंट्रामॉलिक्यूलर है, ठीक है। वो ये जो है ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग एक तरीके से हो गई कि दूसरा एटम आ रहा है इससे जुड़ रहा है तो हो रही, और वो क्या थी, वो इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग थी। समझ में आया? इसको समझने की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से समझिए। अब आगे देखते हैं। ठीक, देखिए इतनी बात हो गई। देखिए देखते हैं इसका, ठीक है, कि अच्छा ये बात होगी ये स्टेबल तो है, स्टेबल है कि नहीं है, इस पे बात करते हैं कि स्टेबल है कि नहीं है, बैक बॉन्डिंग हो रही है कि नहीं, ठीक है। और देखो BH3 था, ठीक है, मान लो उसको 2BH3 कर दिए, तब क्या बना, ये बनेगा क्या, B2H6 बनेगा, ठीक है, यानी कि ये पॉलीमर हो गया, ये क्या बन गया, पॉलीमर हो गया, ठीक है, यानी यहाँ ब्रिज बॉन्डिंग हुई है, ठीक है। अब इसमें जब देखा गया ना तो क्या देखा गया, ये देखो कि जो इसकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू आई, के आया जो, उसकी जो वैल्यू आई थी, उसकी वैल्यू आई थी 10⁵ समझ में आया? क्या वैल्यू आई, 10⁵, यानी वेरी बहुत हाई है, ठीक है, वेरी हाई, ठीक है। अब देखो के इक्वल टू क्या होता है, KF/KB, यही होता है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ये होता है। ये कब इतना ज्यादा आएगा, जब फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत, जब के कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन ये क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, है कि नहीं, ये कम होगा तभी होगा। इसीलिए जो है ये एरो कैसे बनाई है इस रिएक्शन में, देखो ना, इसीलिए ये एरो कैसे बनी है इस रिएक्शन में, ऐसे बनी है, इधर बहुत छोटा दिखाया जाता है, ठीक है, कि 2BH3 से जो B2H6 बनता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन तो ऐसे दिखाती है, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन बहुत कम है, बहुत कम है। और एक बात और, ये सब प्रैक्टिकल से आया था, ठीक है, और एक बात और देखो क्या चीज आई थी प्रैक्टिकल से, कि यहाँ पे जो इंथैल्पी की वैल्यू आई थी ना, ΔH इंथैल्पी, B2H6 से BH3 को फॉर्म करने में, B2H6 से BH3 फॉर्म करने में जो ΔH की वैल्यू आई थी वो 150 किलो कैलोरी पर मोल आई थी, ठीक है, वो 150 किलो कैलोरी पर मोल आई थी। इसका मतलब कि जो है बहुत हाई एनर्जी जब देंगे, जब बहुत ज्यादा हाई एनर्जी देंगे, तब जाकर के इस फॉर्म से इस फॉर्म में स्टेबल होगा। इसका मतलब हमको जो है नेचर में BH3 नहीं मिल पाता है, जल्दी BH3 नहीं मिल पाता है, हमको क्या मिलता है, इसका पॉलीमराइज्ड फॉर्म मिलता है B2H6 के फॉर्म में। समझ में आया? जिसमें कि क्या होती है, ब्रिज बॉन्डिंग होती है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ पे क्या होता है, ब्रिज बॉन्डिंग होती है। अब और देखते हैं कंडीशंस क्या क्या होती हैं, ठीक है, और देखिए कंडीशंस क्या क्या है इसकी। Conditions for bridge bonding. ठीक, कंडीशंस फॉर ब्रिज बॉन्डिंग। तो पहली कंडीशन तो हम लोग सामने आई थी क्या सी, कि एब्सेंस ऑफ बैक बॉन्डिंग, ठीक है, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें बैक बॉन्डिंग तो ना हो, ठीक है। पहली कंडीशन जो आई थी वो क्या थी, कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें बैक बॉन्डिंग तो ना हो, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरी कंडीशन क्या है, एब्सेंस ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग,
स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक, एब्सेंस ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग। देखो पहली बात तुमको बहुत अच्छे समझ में आ गई कि बैक बॉन्डिंग जिसमें ना हो, ठीक है। बैक तुमको ये पता है, जो भी पिछला लेक्चर देख चुके हैं मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो पहली बार देख रहे होंगे वो पिछला लेक्चर देख लेंगे, तुमको ये पता चल जाएगा कि एब्सेंस ऑफ बैक बॉन्डिंग ना होने के लिए तुम ये तो पहचान जाओगे ना कि बैक बॉन्डिंग किसमें होती है। अगर बैक बॉन्डिंग रहेगी जाहिर सी बात है उसमें ब्रिज बॉन्डिंग नहीं होने वाली है, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ हम स्टेरिक क्राउडिंग के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। बैक बॉन्डिंग के बारे में तुम जान गए, अब एब्सेंस ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग क्या है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, ये है क्या चीज, ठीक है। इस कंडीशन को एक बार पूरी तरीके से एकदम चीर फाड़ करके देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग, बेसिकली देखो अगर कोई मॉलिक्यूल दिया है, उसके सराउंड कुछ एटम जुड़े हुए हैं, ठीक है, उसमें एक और एटम जोड़ दो, सेम एटम, और अगर वो ऐसा लगे कि ये स्टेरिक क्राउडिंग इसमें ज्यादा हो गई है, स्टेरिक क्राउडिंग अगर ज्यादा हो गई है तो वो क्या हो गया, वहां पे जो है स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो गई, यानी वहां पे एब्सेंस ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है, ठीक है, समझ में आया। तो मतलब ये कंडीशन नहीं, एब्सेंस ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग का मतलब स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहां पे क्या हो जाएगा, अगर जो है एक एटम और जोड़ दिया और दिख गया कि जो है स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा दिख रही है तो वो यानी कि वहां पे ब्रिज बॉन्डिंग तो नहीं होने वाली, ठीक है। अब इस कंडीशन को जो है दो पॉइंट्स के थ्रू समझने की कोशिश करना, इस तरीके से जान सकते हैं हम, इस तरीके से समझो कि यार अगर कोई ऐसा इतना बड़ा आइटम है, ठीक है ना, और इसके सराउंडिंग में इतने बड़े बड़े आइटम अगर लग जाएं, 3 ठो, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े आइटम लग जाएं, तो यार अब चौथे आइटम को जोड़ने की जगह नहीं है ना, चौथा आइटम तो नहीं जुड़ पाएगा ना, यानी कि एब्सेंस ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग कब आएगी, समझ पा रहे हो, कि जब जो है इसकी सेंट्रल एटम की साइज में और सराउंडिंग एटम की साइज में डिफरेंस दिखने लग जाए, डिफरेंस बहुत बड़ा दिखने लग जाए, तब जो है एब्सेंस ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग होगी, ठीक है। अब और देखो इसके पॉइंट्स कुछ लिख दो कि किस तरीके से तुम पहचानोगे, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। देखो इसके पॉइंट्स क्या है, देखो इसके पॉइंट्स किस तरीके से पहचानोगे कि पहला, ठीक है, कि दोनों ही एटम सेकंड, अगर जो है तुम्हारा सेंट्रल एटम, ठीक है, सेंट्रल एटम एज वेल एज सराउंडिंग एटम, central atom as well as surrounding atom both are from second period, ठीक है, सेकेंड पीरियड के, अगर दोनों ही सेकेंड पीरियड के हैं, सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम दोनों ही सेकेंड पीरियड के हैं, तो क्या होगा वहां पे, एब्सेंस ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग वहां पे होगी, क्या होगी, एब्सेंस ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग होगी, ठीक है, एब्सेंस ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग होगी। और दूसरा देखो, दूसरी कंडीशन क्या है, ठीक है, अगर दोनों ही सेंट्रल एटम और एज वेल एज सराउंडिंग एटम दोनों ही थर्ड पीरियड के हैं, तो वहां पर भी एब्सेंस ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग होगी, क्या होगा, एब्सेंस ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो दो पॉइंट तुमको क्या समझ आया, एक तो कि सेंट्रल एटम एज वेल एज सराउंडिंग एटम दोनों ही अगर सेकेंड पीरियड के हैं तो वहां पर एब्सेंस ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग होगी, दोनों ही एटम अगर थर्ड पीरियड के हैं तो वहां भी एब्सेंस ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग होगी। लेकिन अगर एक सेकेंड पीरियड का हो और दूसरा थर्ड पीरियड का हो तो जो है वहां पे एब्सेंस ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होगी, वहां पर स्टेरिक क्राउडिंग होगी, वहां ब्रिज बाउंडिंग नहीं हो सकती है। तो सारी कंडीशन समझ में आ गई ब्रिज बॉन्डिंग की, कहां पे ब्रिज बॉन्डिंग होगी, कहां पे होगी, समझ में आ गया, जान जाओगे किस तरीके से ब्रिज बॉन्डिंग होगी, कहां पर होगी, आओ देखते हैं।
दोनों लेक्चर में एक चीज कॉमन है, वो है खांसी। अच्छा, एक और चीज बात जान लो कि जो है ये काफी जो है यहाँ से क्वेश्चंस पुट कर देता है कभी कभी एग्जाम में कि टाइप्स ऑफ ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्रिज बॉन्डिंग, यहाँ से क्वेश्चन पुट करता है। ठीक है, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से पुट करता है। देखो कैसे टाइप्स ऑफ ब्रिज बॉन्डिंग, देखो कैसे करता है। पहले कितने टाइप के होते हैं देखो यहाँ पे। पहला, ठीक है, जब जो ये बन रहा, जो न्यूक्लियस बन रहा था, यहाँ पे ब्रिज था, यहाँ पे ऐसे था, यहाँ पे ऐसे था, ठीक है, इस तरीके कुछ बन रहा था न्यूक्लियस। तो ये जो बॉन्डिंग हो रही थी ना, जब ये बॉन्डिंग 3c2 इलेक्ट्रॉन की हो, पहला, ठीक है, जब ये 3c2 इलेक्ट्रॉन का हो, ठीक है, पहली टाइप ऑफ ब्रिज बॉन्डिंग। सेकेंड, जब ये 3c4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग हो, जब ये 3c4 इलेक्ट्रॉन हो। और तीसरा, जब 4c4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब 4c4 इलेक्ट्रॉन है, ये हायर क्लस्टर में मिलता है तुमको, ठीक है, ये वाली बॉन्डिंग हायर क्लस्टर में मिलता है। देखोगे कहीं पे, देखोगे तुम ऐसा रहेगा कि वहां पे बोरॉन जो है हाइड्रोजन के 3 बोरॉन एटम, ऐसे 3 बोरॉन एटम एक हाइड्रोजन एटम के साथ जो है, यानी 4 न्यूक्लियस की बात होगी। कुछ इस तरीके से बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे ऐसी बॉन्डिंग होती है, वो वाली बॉन्डिंग की बात करता है ये। ठीक है, तो ये हायर क्लस्टर में होता है। तो इसके ये वाला भी तुमको बाद में बताएंगे अगर कभी जरूरत पड़ी तो। बाकी जो तुमको देखना है वो फर्स्ट और सेकंड देखना है, उस पर ध्यान देना है तुम्हें। ठीक है, होते 3 है, 3c2 इलेक्ट्रॉन होता है, 3c4 इलेक्ट्रॉन होता है, 4c4 इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, इसका मतलब समझो कि इसका मतलब क्या है हुआ है। ठीक है, 3c2 इलेक्ट्रॉन 3c4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ है। 3c मतलब 3 न्यूक्लियस, ठीक है, 3 न्यूक्लियस की बात कर रहा है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 न्यूक्लियस के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का साझा, 3 न्यूक्लियस के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का साझा। 3c4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 न्यूक्लियस के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन का साझा। कितना इलेक्ट्रॉन का साझा? 4 इलेक्ट्रॉन का साझा। अब आओ देखें कि जो है कैसे। ठीक है, अच्छा ये देखो कि कहां, इसके बाद ये जानो कि कहां 3c2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, कहां 3c4 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, कई बातें हैं यार इसमें, बहुत सारी बातें हैं इसमें। आओ देखो, ठीक है, 3c2 इलेक्ट्रॉन जब भी होगा, जब 3c2 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग होगी, जब 3c2 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग होगी, तो पहली चीज कि जो ब्रिज एटम है, ठीक है, उसके पास लोन पेयर नहीं होगा, लोन पेयर इसके पास नहीं होगा, डज नॉट हैव अ लोन पेयर, ब्रिज एटम डज नॉट हैव अ लोन पेयर। ठीक है, ठीक है, ब्रिज एटम के पास लोन पेयर नहीं है। और एक बात सुनो, देखो इसमें क्या होगा कि जो डिफिशियंसी थी, जो डिफिशियंसी होती है, जो बॉन्डिंग किस लिए हो रही है, ताकि उसकी डिफिशियंसी को जो है मतलब खत्म कर सके। और जब 3c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होगी तो वहां पे क्या होगा, डिफिशियंसी खत्म तो होगी, बट पार्शियली खत्म होगी, पार्शियल डिफिशियंसी खत्म होगी। ठीक है, डिफिशियंसी खत्म तो होगी लेकिन पार्शियली खत्म होगी। ठीक है, लेकिन अगर देखो, नहीं देखो 3c4 इलेक्ट्रॉन है, 3c4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है, तो वहां पे क्या होगा कि ब्रिज एटम के पास, पहली चीज कि ब्रिज एटम के पास लोन पेयर होगा। ठीक है, लोन पेयर होगा। ठीक है, दूसरी बात कि ये जो है इसकी जो डिफिशियंसी होगी वो कंप्लीटली डिफिशियंसी इसकी कंप्लीटली जो है हट जाएगी। ठीक है, ये पूरी तरीके से बॉन्डिंग हो जाएगी, बिल्कुल भी डिफिशियंट नहीं रह जाएगा वो मॉलिक्यूल। ठीक है, कंप्लीटली इसको फिल कर देगा डिफिशियंसी को। ठीक है, तो ये बातें थी 2 बात जानने के लिए। और देखते हैं, ठीक है, अब आओ पहचानते हैं। 3c2 इलेक्ट्रॉन पहचान जाओगे। अगर ब्रिज एटम के पास लोन पेयर नहीं है तो समझ जाना वहां 3c2 इलेक्ट्रॉन है। अगर ब्रिज एटम के पास लोन पेयर है तो समझ जाना वहां पे 3c4 इलेक्ट्रॉन है। ये जो है
तुमसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ये बताइए यहाँ पे क्या डिफिशियंसी कंप्लीटली जो है फिल्ड हो चुकी है, तो तुम कहोगे नहीं यहाँ पार्शियल है, यहाँ पे कंप्लीटली है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते जाओ, क्वेश्चन समझते जाओ कैसे कैसे बन रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन दे दिया, तुमको बता दिया ये ब्रिज बॉन्डिंग है, ये बताइए इसमें 3s2 इलेक्ट्रॉन की ब्रिज बॉन्डिंग है 3s4 इलेक्ट्रॉन द्वारा है, तो वही बता दोगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब और देखेंगे अब जो बचा है वो क्या है, और देखते जाए। 3s2 इलेक्ट्रॉन हो गया तुम्हारा। आओ BH3 के बारे में देखते हैं। ठीक है, BH3 के बारे में देखना है। कुछ ऐसे ही बनता है इसका स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे नहीं, समझ लो। हम बता दिए हैं तुमको। BH3 के बारे में और देखते हैं। पहले तो BH3 के बारे में देखते हैं कि ये ब्रिज बॉन्डिंग, ये बैक बॉन्डिंग शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है, हाँ देखते हैं। देखो बोरॉन सेकंड पीरियड का एटम है, ये सेकंड पीरियड का एटम है, चलो ठीक है, सब कुछ है ना। ये सेकंड पीरियड, हाँ है, सेकंड पीरियड का एटम है ना। अब देखो सुनो, बोरॉन के पास जो है क्या, जो है वो वैकेंट ऑर्बिटल है वैकेंट ऑर्बिटल है। इसके पास इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है। क्या ये मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास लोन पेयर है क्या, पहले चीज तो मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही नहीं है। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही कुछ खास नहीं है, यानी कि ये बैक बॉन्डिंग तो नहीं शो कर रहा है। अब ब्रिज बॉन्डिंग की कंडीशन देखते हैं। तो पहली कंडीशन कि बैक बॉन्डिंग नहीं शो कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, एब्सेंस ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग के लिए। ये सेकंड पीरियड का एटम है कि ये भी सेकंड पीरियड का एटम है, ये भी है, यानी एब्सेंस ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग भी है, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ब्रिज बॉन्डिंग तो हो जाएगी। यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रिज बॉन्डिंग तो होगी। ठीक है, यहाँ ब्रिज बॉन्डिंग होगी। अब देखो कैसे हो रही है ब्रिज बॉन्डिंग। BH3, ठीक है, देखो कैसे होती है ब्रिज बॉन्डिंग। यहाँ पे इसका एक था, ठीक है, यहाँ पर इसका एक था एम्प्टी ऑर्बिटल, यहाँ पर इसका एक एम्प्टी ऑर्बिटल था। ठीक है, यहाँ पर इसका एक एम्प्टी ऑर्बिटल था। ये सिग्मा बॉन्ड की पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग हो जाती है। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की पी ऑर्बिटल के साथ क्या हो जाती है, ओवरलैपिंग हो जाती है। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड थ्रू पी ऑर्बिटल हो जाता है, और यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक है, अब इसको अगर बनाया जाए तो ऐसे कह सकते हैं कि नहीं, या फिर यही बनाते हैं, इसी को मिटा देते हैं। ठीक है, तो दोबारा करना, और देखो इसको हटाओ, तो कैसे बना ये बॉन्ड, ऐसे बना। ठीक है, ऐसे बन जाएगा ये बॉन्ड, बेसिक बन गया। देखो ये क्या है, ब्रिजिंग एटम है ये। देखो 3 न्यूक्लियस है, 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस के बीच में ऐसे बॉन्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, देखो ऐसे हो रही है बॉन्डिंग, ये 3 न्यूक्लियस है। अब देखो इधर देखो, क्या ब्रिजिंग एटम के पास जो है, क्या ब्रिजिंग एटम के पास तुम्हारे लोन पेयर है, नहीं है लोन पेयर, यानी कि इस बॉन्डिंग का नाम, इसका नाम क्या कहोगे, यहाँ पे 3s2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया कैसी स्पीसीज में है, 3s2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, हो गया कि नहीं। ब्रिज बॉन्डिंग शो कर रहा है, 3s2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इतना सब कुछ तुम बता ले जाओगे, है कि नहीं, क्वेश्चन बता ले जाओगे। तो इस तरीके से तुमको ब्रिज बॉन्डिंग बताना है, समझ में आया, इस तरीके से तुमको क्या बताना है, ब्रिज बॉन्डिंग। अच्छा ये देखो, इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पूछ लेता है कि कैसी ओवरलैपिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, sp1 p2 p3 sp3। ठीक है भाई, देखो ना b है, इसको हटाओ, थोड़ा मिटा लो, इसको ध्यान से देखो, ऐसे 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 ऐसे, sp1 p2 p3 sp3। ठीक है, ये क्या है, s है, ठीक है, ये s है, sp3 s क्या मतलब sp हो गया एक तरीके से sp। ठीक है, और ये क्या हो गया, sp1 p2 p3 sp3, यानी कि sp1 p2 sp3 sp3 की ओवरलैपिंग यहाँ पर हो रहा है, यानी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या है, sp3 sp3 का एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है। ठीक है, अब देखो और चीज देखो क्या, एक बात समझ आ गई, देखो कितनी बात समझ आई। अब देखो और क्या पूछ रहा है तुमसे। ठीक है,
इतना बता करके आज का लेक्चर खत्म करेंगे। इसके बाद अगले लेक्चर में आएंगे तो फिर जो है इसके बारे में और बात करेंगे। ब्रिज बॉन्डिंग के बारे में बहुत सी चीजें होंगी, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, ब्रिज बॉन्डिंग के बारे में और क्या चीज़, एप्लीकेशन क्या। लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है, जब लेक्चर बड़ा हो जाता है तो फिर सही नहीं रहता है, इसलिए छोटा लेक्चर बनाया जाएगा। देखो इसमें क्या है, इसमें तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है ना कि ये बताइए कि नंबर ऑफ 3s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं। नंबर ऑफ 3s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? तो एक 2, ठीक है, यानी 3s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हो गए, इसका 2। ठीक है, दूसरा दो न्यूक्लियस के बीच में 2s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? तो 1 2 3 4 कितने हैं? 2s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? 4। तुमसे ये क्वेश्चन पूछता है, समझ में आया? तुमको स्ट्रक्चर दे देगा पूछेगा, स्ट्रक्चर तुमको दिया रहेगा, तुमसे पूछेगा क्या इसमें 3s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है तो कितने हैं? क्या इसमें 2s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है तो कितने हैं? क्या इसमें 3s4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है तो कितने हैं? सारी की सारी हमको गिन करके बताइए, और तुमको 4 ऑप्शन बना के दे देगा 3s2 इलेक्ट्रॉन का। इसमें दे देगा मैच द कॉलम दे देगा, या 4 ऑप्शन बना के दे देगा 3s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3s4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और जो है निकालिए। तो समझ में आया ऐसे क्वेश्चंस कैसे रहेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर आएंगे, ब्रिज बॉन्डिंग के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और जो है इतनी मेहनत कर रहे हैं इंटरटेनिंग बनाने के लिए, कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए नया लाते हैं, तो जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और हम अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। ठीक है, चलिए बाय।